बात आपने जज्बात की तो जज्बाती पार्टी एक एमआईएम भी है और मुस्लिम कौम के जज्बात एमआईएम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात में आप कहां तक कामयाब होने की गुंजाइश रखते हैं? देखिए, हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा के मुखालिफ में काम करती है बीजेपी। क्योंकि अगर आप सन 2022 की बात करें तो बीजेपी वालों ने जनवरी में हिजाब की बात की, फरवरी में कश्मीर फाइल की बात की, मार्च में उन्होंने उर्दू की बात की, अप्रैल में लाउड स्पीकर की बात की और मई में ताजमहल को तेजा महल बनाने की बात की। इसके बाद कुतुब मीनार को एक अलग रंग देने की कोशिश की, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर दिया गया, औरंगाबाद के नाम से बदले गए, अलग अलग शहरों के नाम बदले गए। मुझे क्या ये लगता है कि मुसलमान जज्बाती ना होते हुए डेवलपमेंट के लिए सोचें। और इस स्टेज के जरिए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जसारत कर रहा हूं कि ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधानों पर चलने वाला देश है। यहां पर न तो हिंदू राष्ट्र बनेगा न ही मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। सेक्युलर मुल्क है, सेक्युलर मुल्क ही रहेगा। यहां पर बहुत सारे मजहब के मानने वाले लोग हैं। जो दर्जा हमारे मुसलमान भाइयों का रहेगा वही हिंदू भाइयों का रहेगा, वही सिख भाइयों का रहेगा। और 2017 में जो गलतियां हुई हैं, मुसलमान जान गए हैं, सीख चुके हैं। उसका एक बेहतरीन नतीजा है कर्नाटका का इलेक्शन। और इंशाअल्लाह हालात बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। मुझे पता है कि वक्त जब करवट लेता है तो अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है। इंशाअल्लाह वो बुरा वक्त खत्म होगा और आने वाले वक्त में शोलापुर कारपोरेशन में सेक्युलर पार्टी बैठेगी, कांग्रेस पार्टी बैठेगी और इंशाअल्लाह चेतन भाव नरोटे साहब हमारे इंशाअल्लाह महापौर रहेंगे। आप जिस प्रभाग से उम्मीदवारी भरने वाले हैं वहां से एक नगर सेवक रह चुके 5 या 6 टर्म के यूएन बेरिया साहब वेल एजुकेटेड थे, एडवोकेट हैं। तो उन्होंने आज कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में प्रवेश किया है और उसके बाद आप कांग्रेस से उम्मीदवारी भर रहे हैं। एक एजुकेटेड पर्सन कांग्रेस से बाहर निकल गया और एक एजुकेटेड पर्सन कांग्रेस में दाखिल हुआ। सन 2023 है आज और हमने हमारा प्रभाग क्रमांक 26 से ऑफिस का इनॉग्रेट किया था। सन 2020-21 की बात होगी। तो 2020-21 में बेरिया साहब कांग्रेस पार्टी में थे। मुझे नहीं पता कैलकुलेशन क्या है, मुझे ये नहीं पता कि वहां पे विवेक खड़गपुर साहब थे, मुझे ये नहीं पता कि वहां पे खड़गपुर साहब थे, मुझे ये नहीं पता कि वहां पे बेरिया साहब थे। मुझे बस इतना पता था कि मुझे एक छोटी सी दुनिया है मेरी, मुझे वहां पे काम करना है और मैं बस वहां पे काम करता रहा। हुआ ये कि खड़गपुर साहब राष्ट्रवादी में चले गए, हुआ ये कि बेरिया साहब राष्ट्रवादी में चले गए, रास्ते बंदे गए। अच्छा, जो बेरिया साहब की हम अगर बात करें तो वो 5-6 टर्म के नगर सेवक थे, तो उनको आप अपनी मुखालिफत में कहां तक देखते हैं? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी बोला गफूर भाई, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मेरे मध्य मुकाबले कौन है। मुझे बस जीतना है और मेरा मुकाबला अपने साथ है। मैं ये सोचूंगा कि मैं 24 घंटे का जो वक्त दिन और रात है मैं उसमें किस तरीके से काम करूं, कितना लोगों तक पहुंचूं, कितना पार्टी तक पहुंचूं और बस पार्टी में रहकर लोगों के जरिए लोगों तक पहुंचकर काम करना है मुझे। और मुझे नहीं पता कि सामने कौन है या कौन नहीं है। और मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि मेरा मुकाबला अपने साथ है और मुझे अपने साथ ही मुकाबला करना है। मैं मेहनतें करूंगा, काम करूंगा, लोगों के दिलों में पहुंचने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। इस मंच पर जो भी आता है और जो भी उम्मीदवारी आज जाहिर कर रहा है वो विकास के मुद्दे को लेकर बात कर रहा है, तो विकास के आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, इंसान को तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए।
बहुत हो गया हिंदू और मुस्लिम, बहुत हो गया मस्जिद और मंदिर। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, हमें इंसानियत के लिए काम करना है। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा छोटे बच्चे। आप देखो इलिटरेसी का लेवल कितना हमारे पास हो रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तक आई थी कि हमारे कौम के क्या हालात हैं। मैं इस चैनल के जरिए लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि 3 वक्त के खाने की बजाय अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना दो, लेकिन पहले बच्चों को एजुकेशन दो, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशन सिर्फ माश का जरिया नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। एजुकेशन इंसान को इंसान बनाता है। और इसके लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी बच्चों के लिए एजुकेशन। अब आप देखिए 10वीं पास होने के बाद हमारे बच्चों को क्या करना है, 12वीं पास होने के बाद हमारे बच्चों को क्या करना है नहीं पता। बच्चे बिखरते हैं हमारे, या तो फिर काम धंधे में लग जाते हैं। तो हमको बच्चों को बताना पड़ेगा कि 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। मैं वही इलाके से पढ़ा हूँ, गफूर भाई आप खुद वही इलाके से रहे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि वहाँ पे क्या हालात है, दर्द आपको भी पता है कि भाई क्या हो रहा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे मुस्लिम लोग, दलित लोग जो पीछे और नीचे जा रहे हैं, एजुकेशन का लेवल गिर रहा है, हम पहले एजुकेशन का लेवल ऊपर करें। इसके लिए मेहनतें ज्यादा लगेगी, इसके लिए वक्त तो बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन सब्र जरूरी है। तो सबसे पहले मेरे जहन में है कि भाई अपने प्रभाग में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले। हमारे बच्चों को यूपीएससी क्या है, एमपीएससी क्या है बिल्कुल भी नहीं पता। लाइब्रेरी खुले, वहां पे आज कोविड-19 के 2 साल की बड़ी खला के बाद बच्चे टोटली खाली हो चुके हैं। उनका जहन किताबों की तरफ कम और मोबाइल की तरफ ज्यादा हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गया था परसों, तो वो डॉक्टर बोलने लगा सिगरेट पीना, शराब पीना, गुटखा खाने से भी भयंकर बीमारी है मोबाइल। तो हमारे बच्चों को पहले किताबें इल्म की तरफ हमको आमादा करना होगा। बच्चों के अंदर वो सारी चीजें हमको डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे जहन में है कि पहले अपने प्रभाग में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले। मेरे जहन में है कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी का इंतजाम हो, और जरूरी नहीं है कि मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, अंग्रेजी मीडियम हो। अगर हम बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों पर मेहनत करें, पेरेंट्स का ध्यान बच्चों पे हो, तो बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा, सड़कें बनती रहेंगी, संडास का मसला है, पानी का मसला है, वो बुनियादी चीजें हैं, वो तो होती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे समाज के लोगों को एजुकेशन देना है। बहैसियत मौलिम समाज में किरदार किस तरह का रहना चाहिए, और आप मौलिम रहते हुए ये सारे पॉइंट्स आपके प्रभाव के लोगों को किस तरह समझाएंगे? देखिए, आपने कहा कि भाई मैं एक मौलिम हूं कि नदी नाले समंदर और दरिया पार करते हैं, अगर सेहरा मुकाबिल हो उसे गुलजार करते हैं। जिया सूरज हथेली पर सजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जमाने का जो मुस्तकबिल है उसे हम तैयार करते हैं। लोगों को जब हम समझाएंगे तो लोग अभी उन वो बातों में नहीं आएंगे। मुझे लगता है लोगों को पता क्या है, लोगों को पता है कि भाई सच क्या है, गलत क्या है। क्योंकि एक वक्त था जज्बात में बह गए, बाद में लोगों को पछतावा हुआ। इंशाअल्लाह हम जिस तरीके से अभी तक काम करते रहे, लोग हमारी बातों को पसंद करते रहे, और आइंदा से भी हम लोगों को एजुकेशन को लेकर बताते रहेंगे, बाकी की चीजों को भी लेकर बताते रहेंगे। और एक चीज गफूर भाई, आजकल की पोजीशन में हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि पेरेंट्स को कमाना और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारी यही सोच रहेगी कि पहले 10th आप कर लो और छोटा सा एक आइडिया का कोर्स कर लो। आइडिया के कोर्स के जरिए जॉब पे चढ़ जाओ, पहले जरिया मास। उसके बाद आप 11th 12th करो, उसके बाद आप बीए करो, उसके बाद एमए करो।
यहाँ से आपका हुनर से भी आपको पैसे मिलने लगेंगे और यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन भी बढ़ता रहेगा और यही क्वालिफिकेशन के बेस पे आप आपके पेमेंट्स को भी बढ़ा सकते हैं, अच्छे मुकाम पे भी जा सकते हैं। आपको गफूर भाई आपके वालिद साहब की तंगदस्ती से गुजरे हुए हैं, मेरे वालिद साहब कहते हैं, और मेरे वालिद साहब की तंगदस्ती से गुजरे हुए हैं, ये मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं। लेकिन उनके दोनों के भी मकामात क्या रहे, ऊंचे ही रहे। क्यों? तालीम की वजह से। शास्त्री नगर में, शानदार चौक ने, मौलाली चौक और लश्कर ने अच्छे सर्जन्स दिए, अच्छे डॉक्टर्स दिए, अच्छे वकील दिए, अच्छे टीचर्स दिए, अच्छे कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिए, अच्छे शायर दिए, अच्छे नकाब दिए। तो इंशाअल्लाह माहौल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बच्चों की तरबियत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमेशा से भी अच्छे लोग उभरे हैं, अच्छे माहौल में भी खराब बच्चे निकलते हैं, और खराब माहौल की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे इंसान पैदा होते हैं। बात है तरबियत की, हम लोगों को कन्विंस कराने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला हमारे नियतों को देखने वाला है और जरूर हमें कामयाबी अता करेंगे। देखा अगर जाए तो आज मोदी सरकार, बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर ही इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, और उनका यह मानना है कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या। तो यही सवाल मुसलमानों का भी है, मुस्लिम समाज का भी है कि कांग्रेस ने 70 सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया। सबसे पहले बात तो यह है गफूर भाई कि बीजेपी ने कभी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने डेवलपमेंट की बात की और उन्होंने डेवलपमेंट किया। बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान किया। औरंगाबाद का नाम बदल गया, इलाहाबाद का नाम बदल गया, ताजमहल को तेजा महल बनाने की कोशिशें जारी है। मैं ये सोचता हूं कि नाम बदला जा रहा है, नाम बदलने में क्या मिल रहा है। आप यकीन जानिए, एक नाम एक शहर का बदलने के लिए 1500 करोड़ का खर्च आता है। अगर यही 1500 करोड़ रुपए बीजेपी डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है तो आम लोगों का कितना फायदा होता। बीजेपी ने बहुत सारे गवर्नमेंट्स के जॉब को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट किया। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई प्राइवेट में क्वालिटी होती है, गवर्नमेंट में वो क्वालिटी नहीं रहती। उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। 2 जून सन 2023 बरोज जुमा एक ट्रेन 3:20 पे निकलती है। 6:45 बजे उड़ीसा के बालासोर पर 3 ट्रेन आपस में टकराती है। 3 ट्रेन आपस में टकराने के बाद 150 लोग ऐसे इंतकाल कर गए कि उनके डीएनए रिपोर्ट्स कराना पड़ा। 1000 लोग जख्मी हो गए, लगभग 300 लोग मारे गए। बाद में बीजेपी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम मारे जाने वाले लोगों को 10 लाख रुपए देंगे, तकरीबन जख्मी लोगों को 50,000 देंगे और कम जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए देंगे और कम जख्मी लोगों को 50,000 रुपए देंगे। क्या यह हादसा था या गलती थी? हम चलते हैं 8 फरवरी को। 8 फरवरी को एक ट्रेन निकलती है, जनसंपर्क एक्सप्रेस। वो ट्रेन जब निकलती है तो उस ट्रेन के ड्राइवर को ये खदशा होता है कि पटरियों का एंटी लॉक सिस्टम खराब हो गया है। तो जनसंपर्क एक्सप्रेस का ड्राइवर फौरन हरि कृष्ण वर्मा, वहां का मेन इंचार्ज था, उसको ताबड़तोड़ खबर कर देता है। हरि कृष्ण वर्मा 4 सफ़े की रिपोर्ट रेल मंत्रालय को पेश करता है गफूर भाई 8 फरवरी को, और कहता है अश्विनी कुमार साहब को कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है साहब एंटी लॉक सिस्टम का काम करके। बीजेपी सरकार की ये काहली है, ये सुस्ती है, जिसकी वजह से किसी का भाई मारा गया, किसी की बहन मारी गई, किसी का बेटा मारा गया, किसी की बीवी, किसी की मां और किसी के बेटे मारे गए। अब बात कर रहे हैं हम, थोड़ा मैं लंबा लेके जा रहा हूं, प्राइवेटाइजेशन की। ये सारे हादसे होने के बाद दिल्ली से उड़ीसा निकलने के लिए जो प्लेन उड़ता है उसका जो टिकट था 5,000 रुपए था,
और ये हादसे होने के फौरन बाद 5,000 का टिकट 56,000 में बिकता है। बिकना शुरू हुआ। ये है प्राइवेटाइजेशन। तो और एक आपने सवाल किया कि भाई कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया। सबसे पहले तो अभी कर्नाटक की मैं बात करता हूं कि 9 एमएलए हमारे रहे, एक स्पीकर हमारा रहा, 4 महापौर मुसलमान के रहे हमारे शोलापुर के अंदर, 4 हमारे महाविकास आघाड़ी के वक्त मंत्री मुसलमान के थे। इसके अलावा आप चले जाइए आज़ादी की तरफ, 1947 की बात करेंगे, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, मुस्लिम ही थे, वो कांग्रेसी है जिसने मखदूम मोइनुद्दीन साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेसी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेसी है जिसने रफी अहमद किदवाई को कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेसी है जिसने सलमान खुर्शीद के वालिद साहब को विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेसी है जिसने आसाम का मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर को बनाया। वो कांग्रेसी है जिसने बिहार का मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब को बनाया। वो कांग्रेसी है जिसने राजस्थान का मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह साहब को बनाया। वो कांग्रेसी है जिसने जम्मू कश्मीर का वजीर आला गुलाम नबी आजाद को बनाया। वो कांग्रेसी है जिसने महाराष्ट्र का वजीर आला अब्दुल रहमान अंतुले साहब को बनाया। कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते फिरते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ बोलने की बातें हैं जो प्रणितिताई शिंदे साहिबा ने किया शहर शोलापुर के लिए, जो सुशील कुमार शिंदे साहब किया शोलापुर के लिए। आप बुला लीजिए एक मरतबा, इंशाल्लाह और बैठेंगे और बातें होंगी। तो सुशील कुमार शिंदे अगर शोलापुर के लिए कुछ किए होते तो वो पिछले 2 मरतबा हार का सामना नहीं करते ना। सुशील कुमार शिंदे साहब एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, और यकीन जानिए शख्स से शख्सियत तक का जो सफर होता है ना, बहुत दुश्वार गुजार होता है, बहुत तकलीफदा होता है। शख्स और शख्सियत में फर्क ये होता है कि शख्स मर जाता है, कोई याद नहीं रखता, पर शख्सियत जिंदा रहती है। और हमारी शख्सियत है सुशील कुमार शिंदे साहब 16 बार मंत्री रहे, एक्स होम मिनिस्टर रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे, कैबिनेट में दर्जे मिले। उन्होंने शोलापुर के लिए क्या किया आप कह रहे हैं। सबसे पहले जो पानी का मसला शहर शोलापुर के लिए आज पेश आता है 6 दिन में एक बार, उसकी भी बहुत सारी वजूहात है। उजनी से लेके शहर शोलापुर तक जो पाइपलाइन किया शिंदे साहब की देन है। शोलापुर पुणे हाईवे बना शिंदे साहब की देन है। शोलापुर हैदराबाद एक्सप्रेस बना शिंदे साहब की देन है। शोलापुर बीजापुर हाईवे बना शिंदे साहब की देन है। एनटीपीसी के जरिए बहुत सारे किसान करोड़पति बने उनकी जमीनें बेचकर। आज 1500 लोग शहर शोलापुर के वहां पर काम करते हैं और बिजली हमारे कर्नाटक को जाती है। ये बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा सन 2013 में शिंदे साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 300 बसेस पास कराई थी गफूर भाई, 300 बसेस। बाद में से बीजेपी की हुकूमत आ गई और परिवहन खाता ही बंद कर दिया गया और 300 जो बसेस थे उनकी हालत जार आप जाकर देखिए क्या होगी। इसके अलावा बोरामनी नाके पे बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट हमारा बनने वाला था एयरपोर्ट का, लेकिन एयरपोर्ट के लिए जगह तय हुई, खाता तैयार हुआ और बीजेपी सरकार वहां पे बैठ गई। आपने एनटीपीसी की बात कही, एनटीपीसी की शोलापुर का जो एनटीपीसी है यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही कर्नाटक। शोलापुर के कई इलाकों में आज भी जो है लोड शेडिंग शुरू है। तो शोलापुर को जब आप कन्वीनियंट बिजली सप्लाई नहीं करते और बिजली बेच रहे कर्नाटक में, ये तो जाती मफाद हुआ है। फिर कर्नाटक कोई मुल्क नहीं है, कर्नाटक हमारी रियासत है और जहां पर हम रियासत का भी भला सोचेंगे, अपने स्टेट का भी भला सोचेंगे। हम ये नहीं देख रहे गफूर भाई कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं। मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7,500 करोड़ रुपए अदानी को देता है। मोदी साहब बांग्लादेश जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक पावर बोर्ड 25 साल का एग्रीमेंट अडानी के नाम लिख देता है। मोदी साहब श्रीलंका जाते हैं, मोदी साहब श्रीलंका जाने के बाद विंड पावर प्रोजेक्ट अदानी के नाम कर देते हैं। 2014 में 34,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, सन 2022 में 11 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी।
2014 में 609 नंबर पे, 2023 में आज पोजीशन में 19 नंबर पे, 2022 में 2 नंबर पे। सीमेंट की फैक्ट्रीज आपके तकरीबन 14 एयरपोर्ट आपके, 14 बंदरगाह आपके, एयरपोर्ट्स आपके। यूपी में तकरीबन 2.5 करोड़ मीटर उनका बेचने का इरादा था और वही मीटर की कीमत बाहर 6,000 रुपये और वो बेच रहे थे 10,000 रुपये में। सीमेंट के फैक्ट्रीज आपके। कमाल की बात है, 29 लोग अरबों रुपए लेकर आउट ऑफ कंट्री चले गए। 29 में से 28 लोग गुजरात के। एक विजय माल्या बाहर का है। हम क्या कर रहे हैं? एक हमारी पेमेंट निकलती है गफूर भाई, हम उस पर टैक्स देते हैं। बिल्कुल। मोबाइल खरीदते हैं टैक्स देते हैं, रिचार्ज करते हैं टैक्स देते हैं, डेटा लेते हैं टैक्स देते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं टैक्स देते हैं, फ्रिज लेते हैं टैक्स देते हैं, रोड पर चलते हैं टैक्स देते हैं, टोल नाके पर टैक्स देते हैं, दवा के लिए टैक्स देते हैं, हॉस्पिटल में टैक्स देते हैं, पीने के लिए टैक्स देते हैं, पार्किंग के लिए टैक्स देते हैं, खाने के लिए टैक्स देते हैं। ये सारे टैक्सेस देने के बाद हम जब रिटायरमेंट के बाद निकलते हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई दूसरा एम्प्लॉय, सड़कें दुरुस्त हैं बीजेपी दौरे हुकूमत में, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त है, करप्शन आम है, महंगाई आम हो गई है। अब इतना पैसा जाता कहां है? इतना पैसा जाता है करप्शन में, इतना पैसा जाता है इलेक्शंस में, इतना पैसा जाता है करोड़पति को अरबपति बनाने में, और इतना पैसा जाता है आमदारों को खरीदने में, और बेचारी जनता बस टैक्स भरते बैठती है। टैक्स भरा ऑलरेडी जाता है, चीजों पर टैक्स लगता है, इसके अलावा जो पेमेंट निकलती है उस पर टैक्स लगता है। और जो जीएसटी से पूरे हिंदुस्तान को साल भर में 20 से 22 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या काम हो रहा है? और जीएसटी का कोई काउंसिल नहीं है। जिस तरीके से बजट तय होता है उस तरीके से तो जीएसटी का कोई परसेंटेज तय नहीं होता। तो हम किधर जा रहे हैं? हम किन मुद्दों की तरफ जा रहे हैं? हम सिर्फ ये मुद्दे कर रहे हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मस्जिद की बात और मंदिर की बात होती है, और ये सारी चीजों का फायदा कट्टरपंथी पार्टियां उठाती हैं। मैं यही कहता हूं कि मुसलमान आप जागो, डेवलपमेंट के साथ रहो, सेक्युलरिज्म के साथ रहो। जाते जाते तमाम नाज़रीन की खिदमत में एक शेर कहना चाहूंगा कि ख्वाहिश नहीं है मशहूर होने की, आप पहचानते हैं, बस उतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा मुझको। जिसकी जितनी हैसियत थी उसने उतना पहचाना मुझको। शामें हैं कि करती नहीं है, नींद है कि चले जा रहा है। एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी में, जीत जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते, हार जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते। समाज में जो है मौलिम का एक किरदार रहता है, वो मौलिम मुस्तकबिल संवारने का काम करता है बच्चों की। बच्चे जो आज स्कूल में हैं, एजुकेशन ले रहे होते हैं, उनका मुस्तकबिल संवारने का काम करता है। तो आज आप तालीमी पेशे से जुड़कर रहते हुए आप समाज को सुधारने की और प्रभाग को सुधारने की बात कर रहे हैं। आप हमारे लोक प्रधान न्यूज़ चैनल में तशरीफ लाए, अपने ख्यालात जाहिर किए। लोक प्रधान की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।